गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काइल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 2 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ जिसमें हमने कुछ विधियाँ बना ली थी, जैसे एल्कीन से और एल्कोलों से। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय विधि के अंदर क्या होता है, हैलोजन का विनिमय किया जाता है, यानी कि एक हैलोजन को निकालेंगे और एल्किल ग्रुप के साथ दूसरे हैलोजन को जोड़ेंगे। इसलिए इस विधि का नाम क्या होता है, हैलोजन विनिमय विधि। इस विधि के अंदर दो विधियाँ आती हैं, एक आती है फिकेल्स्टाइन विधि, एक आती है स्वार्टस अभिक्रिया। दोनों ही नेम रिएक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पहली विधि की बात करते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर है फिकेल्स्टाइन विधि। फिकेल्स्टाइन विधि। फिकेल्स्टाइन विधि के अंदर क्या होता है, हैलोजन का विनिमय ही होता है, लेकिन मुख्य रूप से जब हमें एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो हम फिकेल्स्टाइन विधि को ही काम में लेते हैं। नेम रिएक्शन है, सीधी पूछी जाती है पेपर में कि फिकेल्स्टाइन रिएक्शन को समझाइए या स्वार्टस रिएक्शन को समझाइए। तो हमें अगर एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हम फिकेल्स्टाइन विधि को काम में लेते हैं। इसके अंदर चाहे यहाँ RCl काम में लो या RBr काम में लो, इस विधि के अंदर जो सोडियम आयोडाइड है, ये क्या है, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करता है एसीटोन की प्रेजेंस में। रिएक्शन करता है एसीटोन की प्रेजेंस में। ये Na और Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और I इसके साथ में जुड़ जाता है और इस प्रकार एल्किल आयोडाइड बनाया जा सकता है। और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए ही इस मेथड को हम काम में लेते हैं। यहाँ पर हमने सोडियम आयोडाइड को काम में लिया और उपस्थिति किसकी ली, एसीटोन की। इस विधि के द्वारा हम अन्य प्रकार का एल्किल ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हम सोडियम आयोडाइड ही लेते हैं। अगर यहाँ पर हम NaCl या NaBr ले लें तो ये NaCl NaBr जो होते हैं वो एसीटोन के अंदर विलय होते हैं, एसीटोन में नहीं मिलेंगे। सिर्फ सोडियम आयोडाइड ही एसीटोन के साथ मिलेगा और एसीटोन के साथ मिलकर के क्या करेगा, एल्किल आयोडाइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ RCl या RBr लेकर के Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसके अंदर दूसरी रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम है स्वार्टस अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन का नाम है स्वार्टस अभिक्रिया। स्वार्टस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इस अभिक्रिया को क्यों काम में लेते हैं, जिस प्रकार फिकेल्स्टाइन अभिक्रिया को एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए काम में लिया, उसी प्रकार स्वार्टस अभिक्रिया को एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए, स्पेशल एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए इस विधि को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम RCl लें और इसकी KF या AgF के साथ रिएक्शन करवाएं, इसको बोला जाता है सिल्वर फ्लोराइड या पोटेशियम फ्लोराइड। या तो सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं हम, या KF ले लेते हैं जिसको बोला जाता है पोटेशियम फ्लोराइड। लेकर के एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल लिया जाता है। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं
तो ये Cl तो Ag के साथ मिलकर AgCl के रूप में बाहर निकल जाता है। जो F है वो R के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार RF यानी कि एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी हमारे पास एल्किल हैलाइड्स थे, यहाँ भी हम एल्किल हैलाइड्स ही बना रहे हैं, ठीक है। AgCl को बाहर नहीं निकाला, अभी निकाल देते अपने। तो देखिए यहाँ भी एल्किल हैलाइड बनाया है, हमने लिया है और यहाँ एल्किल हैलाइड ही बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोनों ही तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एल्किल हैलाइड है, लेकिन हैलोजन का विनिमय होता है, हैलोजन चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए इस विधि का नाम रखा जाता है हैलोजन विनिमय विधि। ये दो प्रकार से की जा सकती है, एक फिकेल्स्टाइन विधि के द्वारा, एक स्वार्ट्स अभिक्रिया के द्वारा। फिकेल्स्टाइन विधि में एल्किल आयोडाइड बनाया जाता है, स्वार्ट्स अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। तो इसके साथ ही ये 4 नंबर जो हमारी बनाने की विधि है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है हुन्स-डीकर विधि। नेक्स्ट रिएक्शन है हुन्स-डीकर विधि। हुन्स-डीकर विधि के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। हुन्स-डीकर विधि। हुन्स-डीकर विधि जो होती है इसको स्पेशली एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, अपने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेते हैं और उनकी Br2 के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है और उपस्थिति लेते हैं टेट्राइलाइड्स यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको लिखा जाता है CCl4 से। उसकी उपस्थिति लेकर के हम जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार फिकेल्स्टाइन अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, स्वार्ट्स अभिक्रिया स्पेशल एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए काम में ली जाती है, उसी प्रकार हुन्स-डीकर विधि एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए काम में ली जाती है। बाकी जो विधि हमने की थी उनसे हर प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाए जा सकती हैं। जैसे हमारे पास HCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ Ag जोड़ दिया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण बन जाएंगे और इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर R और Br हमें प्राप्त हो जाएगा। ये COO CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी, AgBr के साथ मिलकर के AgBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। यानी कि एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। जैसे हमारे पास RC≡O और OAG, वैसे ये रिएक्शन किस प्रकार करता है उसकी बात करें हम तो Br और Br के साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा, हमने AgBr को बाहर निकाल दिया तो RC≡O और O और Br ये जुड़ जाएगा इसके साथ में। फिर ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा RC≡O और O, इस पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा और R पर भी फ्री रेडिकल, सॉरी Br पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, Br पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये अपना ले जाएगा तो R फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में ये R फ्री रेडिकल उस Br फ्री रेडिकल के, ये R फ्री रेडिकल वापिस एक और मॉलिक्यूल के साथ में इसके RC≡O
और OBr इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये Br फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करेगा और RBr बन जाएगा और RC डबल बॉन्ड O और O फ्री रेडिकल, ये वापस CO2 बाहर निकालेगा, R फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा, फिर ये कंपाउंड वापस रिएक्शन करेगा। इस प्रकार ये रिएक्शन चलती रहेगी और हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को लेकर के हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और AgBr बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये थी हुम्स-डिकर विधि। इसके साथ ही हमारी एल्किल हैलाइड की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एल्किल हैलाइड की संरचना एल्किल हैलाइड की संरचना की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास मान लो CH3Cl है या इसकी जगह चाहिए X ले लो, ठीक है। ये हमारे पास ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा, बंध कोण 109 डिग्री होगा और ये एक प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना को शो करता है, इसलिए इसका बंध कोण 109 डिग्री होता है। लगभग चतुष्फलकीय संरचना इसके अंदर पाई जाती है। जैसे ये कार्बन है, इसका ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल और ये हेलोजन है जिसका ये ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके अलावा 2 ऑर्बिटल और पाए जाते हैं। ये हो गया। अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये p ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लो जो हेलोजन है हमारे पास में, उसका ये px हो गया और इसको pz मान लें और इसको py मान लें, तो इनके पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है। ये कार्बन sp3 संकरित है, तो ये sp3 ऑर्बिटल हो गया, ये sp3 ऑर्बिटल हो गया, ये भी sp3 ऑर्बिटल है और ये sp3 ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन का है तो s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का है तो s ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का है तो s ऑर्बिटल। ये सिग्मा मंद सिग्मा मंद सिग्मा मंद, ये अक्षीय अतिव्यापन कर रहा है हेलोजन के p ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ भी सिग्मा मंद बन रहा है। तो अब देखिए हमारे पास ये संरचना जो है एल्किल हैलाइड की संरचना है, इस संरचना के अंदर क्या है कि जो कार्बन है या मेथिल जो ले रखा हमने, उसका कार्बन sp3 संकरित है, यानी कि एक s और 3 p ने भाग लेकर के क्या किए, 4 sp3 संकरित कक्षक बनाए, 4 sp3 संकरित कक्षक बनाए, 1 2 3 4, जिसमें से 3 तो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक p ऑर्बिटल x के अर्धपूरित p ऑर्बिटल के साथ, यानी कि हेलोजन के अर्धपूरित p कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसका संकरण तो sp3 होता है,
और बंद कोण 109 डिग्री होता है। और जो संरचना होती है या हम ज्यामिति कह सकते हैं, वो चतुष्फलकीय संरचना होती है। इसी आधार पर अगला हमारा टॉपिक है CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर CX बंध की प्रकृति की बात करें अपने, तो कार्बन के साथ F भी हो सकता है, कार्बन के साथ Br भी हो सकता है और कार्बन के साथ FCl, Br और I, ये सब है। हेलोजन्स जितने भी होते हैं उनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। अधिक विद्युत ऋणता के कारण ये कार्बन और ये X अधिक विद्युत ऋणता के दोनों सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लेकर चला जाएगा, तो इसलिए इस पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो X है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे जैसे हेलोजन्स में, हेलोजन्स का जो वर्ग होता है पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर वर्ग की बात करें तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, वैसे वैसे इनकी बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो वैसे वैसे बंध का ध्रुवित होने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगी ध्रुवित होने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसके कारण जो हेलोजन्स की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन और हेलोजन का बीच का जो बंध होता है वो ध्रुवित हो जाता है, और ध्रुवित बंध होने के कारण इसके टूटने की संभावना रहती है। इसलिए इस पर आंशिक नेगेटिव और इस पर क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव। और सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन लेकर चला जाता है, हेलोजन लेकर चला जाता है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब हेलोजन बाहर निकल जाता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई और इसके साथ में अधिक इलेक्ट्रॉन वाला जुड़ेगा। तो ये बात थी एल्किल हैलाइड की संरचना और CX बंध की प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में जो निमंतर एल्किल हैलाइड है, जो निमंतर एल्किल हैलाइड है, निमंतर एल्किल हैलाइड जो है वो तो क्या करता है, गैस अवस्था में रहता है और उसके बाद C18 तक के कार्बन, C18 तक के जो कार्बन होते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, द्रव में। और उच्चतर एल्किल हैलाइड उच्चतर एल्किल हैलाइड किस अवस्था में रहते हैं, ठोस में, ठीक है। निमंतर एल्किल हैलाइड गैसीय अवस्था में रहते हैं, उसके बाद C18 तक के कार्बन होते हैं द्रव अवस्था में रहते हैं और उससे उच्चतर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी बात आती है कि अगर हम क्वथनांक की बात करें तो एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक, एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक होता है समान अणु भार वाले एल्किनों से हमेशा अधिक होता है। एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक एल्किल हैलाइड लिया उतना ही क्वथनांक, उतना ही तो अणुभार एल्किल हैलाइड का है, उतना ही एल्किन का है। तो एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अधिक होगा क्योंकि क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक जो होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा क्वथनांक बढ़ता जाएगा। लेकिन साकित श्रृंखला के क्वथनांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वथनांक जो होता है वो साकित श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साकित श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे क्वथनांक कम होता जाएगा। तो समान एल्केनों से, समान अनुभार एल्केनों से एल्किल हैलाइड का क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल और वान डेर वाल्स बल, आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल और वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। द्विध्रुव आकर्षण बल व वान डेर वाल्स बल पाया जाता है दोनों के अंदर। तो दोनों पाए जाते हैं एल्किल हैलाइड के अंदर, इसलिए समान अनुभार से एल्केनों की तुलना में एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक अधिक होता है और अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है और शाखीय श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है। इसके अलावा जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनके अंदर ध्रुवीय गुण पाया जाता है। इसके अलावा एल्किल हैलाइडों में ध्रुवीय गुण पाया जाता है, ध्रुवीय गुण पाया जाता है। लेकिन एल्किल फ्लोराइडों को छोड़कर अन्य क्या होते हैं? जल के अंदर घुलनशील होते हैं। एल्किल फ्लोराइड थोड़ा कम घुलनशील होता है, लेकिन बाकी सारे घुलनशील होते हैं। तो इसके साथ ही हमारे भौतिक गुण भी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन और उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।